आज व्यू 360 में मुजाहिरीन को रोकने के लिए कंटेनर्स और ट्रकों का बतौर रुकावट इस्तेमाल, ड्राइवर्स और कारोबार मालिकान बेबस। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के पंडित खौफ का शिकार, क्या हुकूमती इकदामात पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग कैसे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या बात थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और कतर में फुटबॉल के आलमी मुकाबले, दुनिया के बहुत से सयाह पहली बार मशरिक़ वुस्ता के इस मुल्क के बारे में जान सकेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 6 नवंबर से जारी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 का आज आखिरी दिन है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया शदीद बहस और इख्तलाफात के बाद जल्द जारी होने की तवक्को है। इस कॉन्फ्रेंस में 197 ममालिक के नुमाइंदों ने माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली गैसेस के अखराज को कम करने पर बातचीत की और इस हवाले से माजी में किए गए वादों पर अमल दरामद और उसमें शफाफियत का तरीक़ाकार अपनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी चंद घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल शर्म अल शेख वापस पहुँचे और तमाम फरीक़ैन से अपील की कि वो क्लाइमेट चेंज से मुतालिक बामानी इक़दाम करें। कॉन्फ्रेंस में शामिल ममालिक के नुमाइंदों का बड़ा फोकस 2 बड़े सवालात के जवाब ढूंढने और उनके हल के लिए मनसूबा साजी पर रहा। इनमें से एक सवाल है कि आलमी हिद्दत में इजाफे या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा बड़ा सवाल माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए मुतासरा ममालिक की माली मदद कैसे की जाए। पाकिस्तान को इस साल बारिशों और सैलाब की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इस गैर मामूली सैलाब से होने वाली तबाही को क्लाइमेट चेंज के तबाहकुन असरात की एक बड़ी मिसाल के तौर पर पेश किया गया। खुद पाकिस्तान में अगरचे चंद माह तक ये मामला मीडिया और आवाम की तवज्जो में रहा, लेकिन मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी की वजह से ये मसला कहीं बहुत पीछे चला गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इमदादी कार्रवाइयों और बहाली का काम कहाँ तक पहुँचा है। साकिब, क्या मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ अब भी जारी हैं? बहाली का काम किस स्टेज पे है? जी असद, कहने को तो बहाली का काम और इसके लिए सर्वे और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो जारी हैं, लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड जब हम चीज़ों को मालूम करते हैं, देखते हैं, तो उसमें नताइज बिल्कुल उसके बरअक्स दिखाई देते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे जो खैमा बस्ती से हैं, जो इस तरह की इनके लिए जो यहाँ पर रिहाइश के लिए जो इंतजामात किए गए थे वो तो खाली हो चुके हैं, लेकिन बहुत से अब भी इलाकों में शहरों से जो लोग गए हैं, गांव देहातों में गए हैं, वो अपने गांव देहातों में उन घरों में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनके घर या तो मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुके हैं या फिर वो रहने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है, दिसंबर के महीने की आमद है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और ऐसे में न सिर्फ के जो बेघर जो मुतासरीन हैं उनको न सिर्फ बेघर और बेसर सामानी का सामना है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियाँ, खासतौर पर सांस के अमराज, पेट के अमराज और जिल्दी अमराज भी उन्हें अपने काबू में लिए हुए हैं और इनकी शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि कुछ अरसे कबल तक तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी, इक़दामात किए जा रहे थे और मुखय्यर हज़रात की जानिब से और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से भी ऐसे इक़दामात नज़र आ रहे थे, उनके लिए मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म होती जा रही है और लेकिन उन मुतासरीन की जो मसाइल और परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 5 से 9 साल की उम्र के बच्चों में 9 में से 1 बच्चा जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार नज़र आया है। पाकिस्तान में जो सैलाब है और सैलाब के बाद जो कैफियत है, लेकिन इसमें कोई बेहतरी फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो साकिब, सैलाब के बायस ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान की जो आबादियाँ बेघर हुई थी उनके बारे में आप रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। घरों की वापसी का मामला तो आपने बता दिया कि यहाँ से तो हमने शेल्टर होम्स जो हैं या जो रिलीफ कैंप्स थे उनको खाली होते हुए देख लिया, तो कहाँ पहुँचे हैं अभी? वो रह कहाँ रहे हैं ये सब लोग जो वापस गए हैं? उनके घरों की क्या सिचुएशन है? रिकन्स्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जैसा कि खैमा बस्तियाँ कराची, हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, इन शहरों में जो कायम थी, वहाँ पर तो ये खैमा बस्तियाँ तकरीबन खाली हो चुकी हैं। लेकिन जब हम इन शहरों से जब लोग देहातों में अपने
घरों को वापस जा रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो अहम शाहराएं हैं, हाईवेज है, जहाँ पर लोगों की बड़ी कतार दर कतार लोग बैठे हुए थे, मुतासरीन बैठे हुए थे, उनकी तादाद में भी कमी वाक़ई हुई है और बहुत सारे लोग अपने देहातों में, अपने घरों में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर जा रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर पानी का इखराज अब तक मुमकिन नहीं हो सका है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं, खैरपुर है, नौशहरों फिरोज है, इस तरह लाड़काना है, शिकारपुर है, सक्खर का कुछ इलाका है, वहाँ पर तो जो शहरों से तो पानी का इखराज मुमकिन बना दिया गया है, लेकिन अब भी जो देही इलाके हैं, जो ज़रई ज़मीनें हैं, वहाँ पर पानी अब भी मौजूद है। और वो लोग जो वापस गए हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि इस वक्त गंदम की बवाई का मौसम शुरू हो चुका है और एक जानिब उनकी जो ज़रई ज़मीन है वो मुकम्मल तौर पर पानी में अब भी ज़ेर आब है। हुकूमत का ये दावा है कि 60 से 70% जो पानी है वो निकाल दिया गया है, लेकिन हकीकत में 40 से 50% से ज़्यादा पानी अब तक नहीं निकल पाया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इरीगेशन के जो निज़ाम है, इरीगेशन ने जो कट लगाए थे डिपार्टमेंट इरीगेशन ने, ताकि पानी का बहाव को कम किया जा सके, उन कट्स को दोबारा, वो जो ब्रीचेस थे उनको दोबारा से भरा नहीं गया है, उनको पुर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पानी अब भी मौजूद है। और ये तमाम तर सूरत हाल इस बात की अक्कासी कर रही है कि वो लोग जो खैमा बस्तियों से निकल कर अपने गाँव देहातों में वापस जा भी रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर मुश्किलात कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल है और अब तक जो हुकूमती इक़दाम हैं वो किस लेवल पे हैं और कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या रिहेबिलिटेशन का काम इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। आमतौर पर गुड्स सर्विस का काम माल बर्दारी या सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना होता है, लेकिन पाकिस्तान में बड़े सियासी जलसे हों या फिर मुजाहरे और लॉन्ग मार्चेस, हर तरह की हंगामी सूरत हाल में अजनास से भरे कंटेनर या ईंटों, सीमेंट या दूसरी अशिया से भरे ट्रक, इन सब को सड़कों पर रुकावटों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के शोबे से जुड़े अफराद कहते हैं कि उनके कारोबार ख़तरे में हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि कब बगैर किसी नोटिस के कौन उनके ट्रकों को कहीं भी रोक कर खड़ा कर दे। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। मोहम्मद कामरान मुल्तान रोड लाहौर से अद्वियात की डिलीवरी लेकर रावलपिंडी के लिए निकले हैं। इसी सड़क पर मोहम्मद सईद का कंटेनर भी सामान की तरसील के लिए पिशावर के लिए रवां दवा हैं। इन ड्राइवरों को अपने काम में तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक डर जरूर है कि पाकिस्तान में सियासी हालात के पेश नजर रास्ते में कहीं पुलिस इन्हें रोक ना ले, इसलिए वो जरा मोहतात हैं। रोड पे धरना हो, कोई भी मसला हो, पहले बड़ी गाड़ी को रोकते हैं, कंटेनर को, इससे चाबी आके निकाल लेते हैं पुलिस वाले, चाबी ले जाते हैं, गाड़ी भी माल खराब हो जाता है, न को खाने की कुछ चीज़ मिलती है, न रोटी मिलती है। गरीब आदमी है, हमारा रोजगार है, ये गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, फिर खड़ियाँ कर देते हैं, 8-8 10-10 दिन खड़ियाँ रहती हैं, घर भी नहीं जा सकते हैं जी, करोड़ों की गाड़ी है, जिम्मेदारी है गाड़ी की, फिर पीछे कोई चीज़ ही नहीं मिलती है, डीजल निकाल लेते हैं, बैटरियाँ निकाल लेते हैं, टायर खोल के ले जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती है जी। एक शहर से दूसरे शहर खाम माल से लेकर अशियाई ज़रूरिया के पहुंचाने की जिम्मेदार गुड्स सर्विसेज का शिकवा है कि मुल्क में सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी और रास्ता रोकने के लिए रुकावटों के दीगर तरीकों के बावजूद उनके कंटेनर हो या ट्रक, ड्राइवर हो या दीगर अमला, सभी दाव पर लगे हैं। हम कोशिश करते हैं कि यार अपनी, अगर ऐसे कुछ होता है तो कि यार ना ही निकालें गाड़ी बाहर, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तो रास्ते में होती हैं तो हाथ चढ़ जाती हैं उनकी। लोडेड गाड़ियां हैं, वो तो आपने फ्रंट लाइन पे खड़ी कर दी, गिराओगे जलाओगे तो फिर आप इसके पार आओगे। कोर्ट चले जाएं, चाहे पुलिस थाने चले जाएं, चाहे किसी के पास, गवर्नमेंट का कोई भी नहीं सुनेगा। यहाँ पे लाहौर इस ऑफिस में मेरे पास तकरीबन 25-30 तो ये लेबर है और ये डेली वेजेस पे हैं। तो जब वो स्ट्राइक हो गई और काम रुक गया तो सबसे पहले इफेक्ट तो इन मजदूरों को ही हो रहा होता है, लेबर। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का हल महकमा ट्रांसपोर्ट के पास तो नहीं, अलबत्ता वजारत दाखिला नुकसान का जिम्मेदार मुजाहिरीन को करार देते हैं। वजारत दाखिला का इसरार है कि इस्लामाबाद रेड जोन के गिर्द मुस्तकिल दरवाजों की तामीर इसका वाहिद हल है। मैंने अप्रूवल दी हुई है। हम जो रेड जोन के रास्ते हैं उनके ऊपर एक बड़े खूबसूरत
गेट्स बनवाने का, जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे और ये कंटेनर्स भी रखने नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसमें कसूर कंटेनर्स का नहीं है, ना लगाने वालों का है। ये इस किस्म की जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ये कसूर उनका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कंटेनर मालिकान को मुनासिब किराया अदा करना मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, लेकिन मुतासरा मालिकान कहते हैं कि किराया तो दूर की बात, उन्हें अपनी जेब से पैसे देकर अपनी गाड़ियां वापस लेनी पड़ती हैं। इस्लामाबाद है, डी चौक की तरफ जाने की कोशिश होती है जुलूस की, कम से कम 30-40 गाड़ियाँ रोक लेते हैं। 2 गाड़ियों से भी वो काम चल सकता है। क्या वो पुलिस वाले 30-40 रोकेंगे, उनके भी पैसे बन जाएंगे। जब हम 1000-2000 ना दे उतनी देर गाड़ी नहीं छोड़। वही अभी फलाने के पास डॉक्यूमेंट है, फलाने के पास डॉक्यूमेंट है, हम फिर पैसे देते हैं उनको कि ये गाड़ी छोड़ दो क्योंकि माल ख़राब हो जाएगा, पार्टी हमें तंग करेगी, क्लेम हमें आएगा। पुलिस वाले को तो कोई तकलीफ़ नहीं। कंटेनर्स मालिकान के मुताबिक बड़ी गाड़ियों का बतौर रुकावट इस्तेमाल अब मामूल बन चुका है। अवाम बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हों या कहीं मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हों, शहर की सड़कें हों या मोटरवे, कंटेनर्स और ट्रक हर जगह ही निशाने पर हैं। यही वजह है कि इस रोज़गार से वाबस्ता अफराद अब इस मसले का हल चाहते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन की रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त समन लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस के शोबे से मुंसलिक अफराद अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। समन, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी मुनज़्ज़म हैं, कई तंजीमें हैं इनकी, तो क्या आज तक कभी किसी तंजीम ने इन इक़दामात के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई की है? जी असद, जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में भी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरह के मसाइल से दो चार हैं ये ट्रांसपोर्टर्स और ख़ासकर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी बाकायदा तंजीमें भी बनी हुई हैं, लेकिन चूँकि अभी तक पाकिस्तान में ये एक गैर रस्मी शोबा है, इससे बाकायदा एक सनद का दर्जा हासिल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर इनकी प्रॉपर रसाई नहीं है या प्रॉपर इनकी बात नहीं सुनी जाती। अगर हम कानूनी चाराजोई की बात करें तो जब हमने इनसे बात की इस हवाले से, तो इनका यही कहना था कि हम बहुत दफ़ा अदालतों के दरवाजे भी हमने खटखटाए हैं इस सिलसिले में। 2019 में एक जजमेंट आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें कि कंटेनर्स को पकड़े जाना गैर कानूनी कदम करार दिया गया था और ये अदालत की तरफ से कहा गया था कि जो भी किराया बनता है वो इन कंटेनर मालिकान को अदा किया जाए, जिस जजमेंट के बाद थोड़े अरसे के लिए इनको ये जो किराया की रकम होती है वो भी अदा की गई, लेकिन उसके बाद फिर से यही सब सीन जो हमने देखा वो दोहराया जाता है और दोबारा से पकड़ धकड़ की जाती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस पर गैर कानूनी भी करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी है। अभी जो लॉन्ग मार्च का सब सिलसिला जारी है, हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी हमें कंटेनर्स लगे उस वक्त दिखाई दिए जब लाहौर से लॉन्ग मार्च चला, और अब हम इस्लामाबाद में ये सब चीज़ देखते हैं। और सिर्फ ये लॉन्ग मार्च की बात नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल धरनों की बात नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें मुख्तलिफ, जैसे कि रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया कि बिजली के बिल हों, बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज हों या फिर कोई मजहबी इज्तिमात हों, में भी इन कंटेनर्स को पकड़ा जाता है, इनको खड़ा किया जाता है और ये भी नहीं देखा जाता कि आया इनमें कोई अशिया तो सवार नहीं है, अशिया तो नहीं भरी हुई जिनका नुकसान हो सके, क्योंकि ड्राइवर्स का ये शिकवा है कि वो पूछा भी नहीं जाता उनसे कि कोई आपकी ज़रूरी डिलीवरी तो नहीं है, कहीं कोई अद्वियात तो आपको टाइम नहीं पहुँचानी है, बस उनको रोक दिया जाता है। तो ये सब मसाइल का वो शिकार है। कानूनी चाराजोई भी की गई है, जिसके बाद अब उन्होंने हाथ अब तकरीबन खड़े कर दिए हैं कि अब हम चाराजोई में नहीं जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया समन, आप हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से। अपनी रिपोर्ट में आपने जिस तरह से इश्यूज़ उठाए उस पर आपका जिन भी लोगों से बात हुई और ख़ास तौर पे जब उनका ये कहना है कि वो कोर्ट्स तक गए हैं, कोर्ट्स से उनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन अब उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर।
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پنڈت یا برہمن اقلیتی فرقے کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ٹارگٹ کلنگ یا ہدف بنا کر قتل کرنے کے حالیہ واقعات کے بعد ان کی پوری برادری خوفزدہ ہے، اور اگر ان کے اعتماد کی بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو وادی کشمیر میں پنڈتوں کی رہی سہی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو جائے گی۔ سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی رپورٹ۔ 1990 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شورش کے آغاز پر اقلیتی برہمن ہندوؤں یا پنڈتوں کی بھاری اکثریت تشدد سے بچنے کے لیے وادی کشمیر سے دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئی تھی۔ تاہم 3500 افراد پر مشتمل کشمیری پنڈتوں کے 800 سے زائد کنبے ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کشمیری پنڈتوں کی قیادت کا کہنا ہے کہ علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کے بعد یہ لوگ انتہائی خوفزدہ ہیں۔ 2019 کے بعد ہمیں لگ رہا ہے جتنے بھی ہم یہاں پہ کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ ہمیں یہ آشا تھی کہ ریٹرن ہوگا کشمیری پنڈتوں کا، اور دوسرا یہ تھا کہ حالات کشمیر میں ٹھیک ہوں گے۔ وہ انڈیویجول ڈیسیجن تھے، وہ کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں تھا، تو اس لیے آج سبھی یہ کہ مطلب ان کا یہ فیلنگ ہے، میری بھی یہی فیلنگ ہے کہ ہم نے غلطی کی۔ سری نگر کے رہائشی رتن سکو کے مطابق علاقہ چھوڑ کر جانا برادری کا کوئی منظم فیصلہ یا اقدام نہیں تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں، کیا بات تھی، کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی۔ ایون کہ 2 بھائیوں کی کوارڈینیشن نہیں تھی، ایک بھائی اوپر رہتا تھا، ایک بھائی نیچے رہتا تھا، اوپر والا چلا گیا، نچلے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، سب اپنی اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے تھے۔ پنن کشمیر نامی کشمیری پنڈتوں کی تنظیم اور نئی دہلی میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی یہ الزام لگاتی ہیں کہ کشمیری پنڈتوں اور دوسرے ہندوؤں کو نسل کشی کے منصوبے کے تحت ہدف بنایا گیا اور وادی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن تمام کشمیری پنڈت اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ لیکس اپروٹڈ فرام دیئر ہوم اینڈ ہارٹ، اپنی مرضی سے پنڈت بھی نہیں گیا، مسلمانوں نے بھی پنڈتوں کو نہیں نکالا، ایک جگموہن گورنر کی سازش پر ہم اس یہ شکار پھر سے کاسس پیدا ہو گیا۔ جگموہن ملہوترا نے سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 دفعہ گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، لیکن 1990 میں جب وہ دوسری بار گورنر بنے تو ریاست میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے انہوں نے کئی سخت گیر اقدامات اٹھائے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر کے اعداد و شمار کے مطابق 1990 اور 1991 میں کشیدہ حالات کی وجہ سے تقریباً 60,000 کنبوں نے علاقے سے نقل مکانی کی تھی، اور مارچ 1989 اور 31 دسمبر 1990 کے درمیان 129 پنڈتوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن پنڈتوں کی ایک تنظیم کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی کے مطابق گزشتہ 32 برس کے دوران 729 پنڈتوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تازہ ترین ٹارگٹ کلنگ ضلع شوپیان میں ہوئی۔ یہ صدمہ پوری کشمیر پہ ہے، پورا انسانیت پہ ہے، اور ہم لوگ پڑوسی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا درد ان کو نہیں اس سے زیادہ گاؤں میں، اس علاقے میں، یہ ہمارے گھروں میں روٹی کھاتے تھے، ہم ان کے گھروں میں روٹی کھاتے، بہت بھائی چارے میں رہتے تھے پچھلے 30 سالوں سے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بیچ کا کوئی راستہ نکلے جس میں کشمیری پنڈت لوگ ہمارے سماج میں آ کے ہمارے ساتھ رہ کے۔ پولیس اور سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہدف بنا کر قتل کے حالیہ واقعات میں ملوث عسکریت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے یا پھر ان کی شناخت ہو چکی ہے۔ ان کے بقول اس حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں کہ مبینہ دہشت گرد اقلیتی فرقے کو مزید نقصان نہ پہنچائیں۔ ہماری فوج اور پولیس جو ہے ان واقعات میں ملوث افراد کو بلا شبہ خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ یکایک نہیں ہوگا، لیکن پولیس اور آرمر فورسز اس صورتحال پر عنقریب قابو پا لیں گے۔ لیکن سنجے ٹکو اور کئی دوسرے کشمیری پنڈتوں کی رائے میں حکومتی اقدامات نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں کی طرف سے پنڈتوں میں اعتماد کی بحالی کی کوششیں زیادہ اہم ہیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اور اب بات کرتے ہیں اتوار سے شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی۔ 2010 میں عالمی مقابلے کی میزبانی کے لیے بولی جیتنے کے بعد سے قطر کئی تنازعات اور وجوہات کی بنا پر عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا، جن میں تارکین وطن کے ساتھ برتاؤ اور مزدوروں کے حقوق کا معاملہ سر فہرست تھا۔ 20 نومبر سے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے پہلے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے لیے ایک اندازے کے مطابق قطر نے اس ایونٹ کے انعقاد کے لیے $220 ارب خرچ کیے ہیں۔
जिन में 8 नए स्टेडियम्स के अलावा रेलवे, सड़कें, खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए होटल्स की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मंसूबे शामिल हैं। कुछ तज्जियाकार इसे तारीख का मुतनाज़ा तरीन आलमी कप भी करार दे रहे हैं। तमाम तर आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद तेल से मालामाल खलीजी रियासत के अमीर ने अपने मुल्क की तरफ से वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि मशरिक़ वस्ता कई दिहाइयों से इम्तियाजी सलूक का शिकार है और उनके मुताबिक इस तरह का इम्तियाजी सलूक ज़्यादातर इसलिए है कि लोग उन्हें जानते ही नहीं। कतरी हुकाम के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद लोग वर्ल्ड कप मैचेस देखने के लिए आएंगे। टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 9 दिसंबर से क्वार्टर फाइनल्स मरहले का आगाज़ होगा, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में आने वाले लाखों शायकीन का खैर मकदम करने की तैयारी कर रहा है और कई मुकामी कारोबार भी नए गाहकों के इंतज़ार में है। बहुत से सयाहों के लिए ये पहला मौका होगा कि वो दुनिया के इस इलाके का सफ़र करें। जब सूरज गुरूब होता है तो कतर के शहर दोहा में मकामी मार्केट, सूक, वाकिफ की सड़कें मकामी लोगों और सयाहों का इस्तकबाल करती हैं। बाजार रंग बिरंगे सामान, अनोखी खुशबुओं और रिवायती खानों से भरा हुआ है। सूक वाकिफ, जिसका मतलब कायम बाजार है, एक रिवायती बाजार की तरह है, इसलिए ज़्यादातर सयाह यहाँ आते हैं। इसमें उम्दा रेस्टोरेंट्स, रिवायती दुकानें, मसालों और परिंदों के बाजार बहुत मकबूल हैं। मेहमानों और मकामी लोगों के लिए ये पुराने कतर को देखने का एक मौका है, जो हाथ से बनी हुई मसनूआत बेचने वाले मकामी रिवायती कारोबारों से भरा हुआ है, जो शहर की बड़ी इमारतों और शॉपिंग सेंटर्स के बिल्कुल बरअक्स हैं। ये एक अनोखा तजुर्बा है, खासतौर पर सकाफत की वजह से ये बहुत खूबसूरत है। जमाल अब्दुल्ला की सुवेनियर्स की दुकान है, जहां वो मशरिक़ वस्ता की रिवायती अशिया फरोख्त करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2022 का वर्ल्ड कप मज़ीद गाहक लाएगा। बुनियादी तौर पर एयरफोर्स बेस से और कतर के हवाई अड्डे से बहुत सारे ट्रांजिट मुसाफिर आएंगे। ये काफ़ी बड़ा हवाई अड्डा है, इसलिए यहाँ से बहुत से लोग रुक कर जाते हैं। अमाराती हुकूमत को तवक्को है कि 20 नवंबर से शुरू होने वाले इस वर्ल्ड कप के दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क में आएंगे। कतर की आबादी तकरीबन 27 लाख है। मेरे ख्याल में ये वो मौका है जो इन्हें मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में अपने ख्यालात को कुछ तब्दील करने में मदद देगा, क्योंकि बहुत से ममालिक के लोग यहाँ आ रहे हैं। लूसिया माजुराती और मार्टिन कुरन दोहा में रहने वाला अर्जेंटाइनी जोड़ा है। उनका कहना है कि ये इवेंट दुनिया भर के लोगों को फुटबॉल के लिए उनके मुश्तरका शौक के जरिए मुत्तहिद करेगा। मुझे लगता है कि कतर के लोग उनका बहुत मुस्बत अंदाज से खैर मकदम करेंगे। यहाँ बहुत से ममालिक के लोग अर्जेंटाइन की हिमायत करते हैं। अर्जेंटाइन की हिमायत करने वाली सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ में से एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मकामी लोग और कारोबारी मालिकान तवक्को करते हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप एक ऐसा मौका होगा जो ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है। कतर ने जो रिवायती तौर पर एक क़दामत पसंद मुल्क है, सयाहों को राग़िब करने की उम्मीद में कुछ रिवायती इस्लामी पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है, जैसे शराब नोशी और अवामी मकामात पर शोर। लेकिन हर चीज़ तब्दील नहीं हो रही। सूअर का गोश्त खाने पर रिवायती मजहबी पाबंदी बरकरार रहेगी। सिलिया मेंडोजा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये शराब नोशी जो है, इससे पहले स्टेडियम्स में भी अलाउ थी। आज कतर ने ये डिसीजन वापस ले लिया है, स्टेडियम में शराब नहीं बिकेगी। और इसके अलावा पहला मैच हम देखेंगे कतर और एक्वाडोर का, जो कि संडे को होने जा रहा है। इफ्तिताही मैच है। देखते हैं आप किस टीम को सपोर्ट करें, और ज़रूर हमें लिखें कि जिस भी आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो परफॉर्म कैसा कर रही है। विल कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।